तब आप गैस दाम लेकर के नहीं दे पाए, थाने पे लाइन लगता था और लाठी चलता था। आज आप कह रहे हो कि हम 200 में बांट देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, जनता इनके झांसे मारने वाली नहीं है। 5 लाख रुपए लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। मुस्लिम भी अपनी नैतिकता तय करेंगे। क्या मोदी जी का आवास उन्हें नहीं मिला क्या? मोदी जी का राशन उन्हें नहीं मिला क्या? मोदी जी का वैक्सीन उन्हें नहीं मिला क्या? मोदी जी का सम्मान निधि उन्हें नहीं मिला क्या? नए घाट से लेकर जन्मभूमि तक फैली गंदगी और बदहाल तिरपाल को लेकर के जून 2018 में मैंने मंडलायुक्त कार्यालय फैजाबाद आमरण अनशन किया था, जिसके बाद वहाँ की व्यवस्था सुधरी थी। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं। 5 साल बसपा सोई है, क्या पाएगी? तो वाल्मीकि जी शुरू में क्या थे और संतों के संगत में आने पर क्या हुए? भ्रष्टाचारी हो सकता है, भाजपा में आकर के अच्छा हो। और जो भाजपा में रहा है वो हर कोई अच्छा है। जो एक दिन भाई साहब राष्ट्रवाद में जिया है ना, वो यहाँ महाभारत नहीं होने देगा। पहले एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लूँ, कहीं आपको मैं तो नहीं भ्रष्टाचारी दिख रहा हूँ? जनता ने हमें भले नहीं उठाया, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए मैं कृत संकल्पित था, कृत संकल्पित हूँ, कृत संकल्पित रहूँगा। विपक्ष एक काम जरूर करता था कि मैं जिन मुद्दों पर सवाल करता था, जिन मुद्दों को लड़ता था, उन्हीं के नाम पे वो किसी और को लड़ा करके और चुनाव जीत लेते थे। धर्म पे भी प्रहार करके, लोगों को जात में बांट करके और सत्ता सिर्फ खोजते हैं। ये विष बमन का काम करते हैं। लेकिन ये तो चले जाते हैं गोली चलाने वालों के साथ, रामचरितमानस पर गोली चलाने वालों के साथ। तो ऐसे लोगों को जनता वोट नहीं करेगी। जो व्यक्ति अमहट पुल बनवा दिया 23 दिन आमरण अनशन करके, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात छोड़िए, जिन गांवों के बच्चे रस्सी के सहारे कुआनों क्रॉस करके पढ़ने जाते थे, उन गांवों में 10 वोट मुझे 2019 में नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त बस्ती लोकसभा क्षेत्र के हरैया बाजार में बैठा हूं और मेरे साथ में चुनावी चर्चा के दौरान बस्ती जिले के समाज सेवी और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रमणि पांडे सुदामा जी हैं। उनसे हम बात करते हैं चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो सुदामा जी, हमारे चैनल नारद टीवी के विमर्श मंच पर आपका स्वागत है। आपका और सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हाल ही में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। काफ़ी लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके बारे में कही जा रही हैं, अच्छी भी कही जा रही हैं, बुरी भी कही जा रही हैं। और सबसे पहला सवाल हम यही करेंगे कि 5 लाख रुपए लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? पहली चीज़ तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी किया है। छात्र जीवन से 89 से मैं राम मंदिर आंदोलन से प्रभावित रहा और तब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। और भारतीय जनता पार्टी 2017 में छोड़ने के बाद भी नए घाट से लेकर जन्मभूमि तक फैली गंदगी और बदहाल तिरपाल को लेकर के जून 2018 में मैंने मंडलायुक्त कार्यालय फैजाबाद आमरण अनशन किया था, जिसके बाद वहाँ की व्यवस्था सुधरी थी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर के मैंने मखौड़ा में अनशन किया था, जिसके बाद मखौड़ा योगी जी आए और मखौड़ा के विकास के लिए 100 करोड़ रुपया दिए। मखौड़ा में काफ़ी काम भी हुआ, अभी मनोरमा की सफाई होनी भी बाकी है। तो अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होना था और गांव-गांव कार्ड और अक्षत जा रहा था, तो मेरे घर नहीं, मेरे गांव में कार्ड और अक्षत नहीं आया था। लेकिन मैं 3 दिन उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या रहा, कि जो कि ये साबित करता है कि दल से नहीं, मैं मन से राम का हूँ। और उस राम के नाम पर मैं वापस तब आया जिस घर में मेरे मेहनत के सापेक्ष मेरा या कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हुआ था, जिससे मैं नाराज़ हुआ था। लेकिन 7 वर्ष जनहित के जिन विषयों को मैंने उठाने का काम किया, उसका निराकरण किया कौन? सरकार ने। और फिर जब सरकार के सांसद मेरे घर आकर के और उन्होंने कहा कि अगर मुझसे या पार्टी से कोई कमी हुई है तो उसे नज़रअंदाज करके राम के नाम पे चलिए सहयोग कीजिए, तो राम के नाम पर मैं सहयोग करने अपने घर वापस आया हूँ। अब ये कहना कि 5 लाख दिए की डील हुई है, तो आज ही अभी उन बंधु को मैंने कानूनी नोटिस भेजा है। जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत किया है कि वो डील का ऑडियो प्रस्तुत किया जाए, वो डील का वीडियो प्रस्तुत किया जाए। अगर डील हुआ है तो मेरा 5 लाख रुपया दिलाया जाए, अन्यथा चरित्र हनन करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि एक न्यूड तस्वीर या वीडियो
वायरल करना बहुत बड़ा गुनाह होता है, और किसी व्यक्ति का नैतिक चीरहरण करके आप वायरल कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा दोष है। सुदामा जी, दूसरा क्वेश्चन हम आपसे ये करेंगे कि चंद्रमणि पांडे को गरीब की आवाज़, मजदूर की आवाज़, असहाय की आवाज़, बस्ती ज़िले में अगर नाम सबसे पहला नाम चंद्रमणि पांडे, सुदामा जी के नाम से आप फेमस है, सुदामा जी के नाम से आपको जानते हैं लोग। और जैसे कोई बातें होती हैं, कहीं कोई छोटा सा भी मामला होता है, अगर वो सताया हुआ है, जैसे कह सकते हैं कि खाटू श्याम के रूप में आप प्रस्तुत होते हैं। और अगर आप सत्ता में जाने के बाद क्या वो आवाज़ हमेशा उसी तरीके से बुलंद रहेगी कि आप आवाज़ को दबा दिया जाएगा? पहली बार तो 2019 चुनाव मैंने कहा था कि अगर जनता ने मेरे मेहनत के सापेक्ष सहयोग नहीं किया और मैं सफलता नहीं अर्जित कर सका तो दोबारा लोकसभा नहीं लड़ूंगा। 2022 के दौरान भी मैं लोगों को कहता था कि भैया अगर मैंने सच्ची सेवा की है तो सेवक को चुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो सेवक को कहना पड़े कि अब सेवा बंद कर दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद भी ज्वाइनिंग के दौरान कहा हूँ, हमेशा कहा हूँ और कहा नहीं रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। किसी पार्टी में जाने का मतलब ये थोड़े होता कि आपकी आवाज़ बंद हो गई, आप जनहित के विषय नहीं उठा सकते। अरे मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद भी निरंतर वो निःशुल्क राशन वितरण का जो डेट है उसे अपडेट करते जा रहे हैं, 24 तक, 27 तक, 29 तक, तो सेवा नहीं कर रहे हैं। जिन गरीबों का कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार में जाने के बाद में जो आप सरकारी तंत्रों से लड़ते हैं वही वो कहीं ना कहीं आवाज़ दबती है। बड़े बड़े नेता भी वहाँ चुप मौन हो जाते हैं, कुछ चीज़ें देख करके मौन हो जाते हैं। क्या चंद्रमणि पांडे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की में रहने के बाद सत्ता में रहने के बावजूद में वो आवाज़ हमेशा बुलंद रखेंगे कि वो आवाज़ हमेशा दबाई जाएगी? हमें लगता है कि हमें ढंग से लोगों ने शुरू से देखा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में रह करके मैंने पीडीएफ से गठबंधन जो कश्मीर में हुआ था उसका विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरे यूपी में विद्युतीकरण की, उसके घोटाले का मैंने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जब केंद्र में हमारी सरकार थी और प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, हुदहुद आया था, बस्ती सहित 13 जिले आपदा प्रभावित नहीं घोषित हुए थे, तो मेरे पत्र और मेरे वीडियो पर 13 जिले आपदाग्रस्त घोषित हुए थे, जिसका गृह मंत्रालय का पत्र आज भी मेरे पास है। तो ये कौन कहता है कि सत्ता में जाने पे आप लोग बोलना नहीं चाहते? अभी एक बंधु कल कह रहे थे कि 10 वर्षों में सांसद ने हरैया में कोई कार्यक्रम नहीं लगवाया। हमने कहा ये हरैया के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जनता की कमी रही। भाई कार्यक्रम आप लगाओगे तब सांसद आएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में था और ज़िले के स्कूलों में जा कर के प्रतिभावान छात्रों के खोज का एक प्रतिभा चयन प्रतियोगिता कराया था, और 18 अक्टूबर 2016 को हरैया के सबसे बड़े ग्राउंड बिहार ग्राउंड में स्मृति ईरानी उन बच्चों को पुरस्कृत करने आई थी और पूरा ग्राउंड खचाखच भरा था। ये चंद्रमणि पांडे आए हैं, अब हरैया में बड़े बड़े कार्यक्रम भी होंगे, बड़ी बड़ी विकास की योजनाएँ भी आएंगी। निश्चित तौर पर सांसद के कार्यक्रम भी लगेंगे, बड़े मंत्रियों के कार्यक्रम लगेंगे और आम आवाम की भी आवाज़ उठाई जाएगी। हाँ, आम आवाज़ मेरे ऊपर शक कर रहा है और मुझे तो नाराज़गी रहती है कि जो व्यक्ति 1,63,00,000 रुपया इलाहाबाद बैंक में डूबा दिला दिया, वो 5,000 वोट भी नहीं पाए। जो व्यक्ति अमहट पुल बनवा दिया, 23 दिन आमरण अनशन करके, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात छोड़िए, जिन गाँवों के बच्चे रस्सी के सहारे कुआनों क्रॉस करके पढ़ने जाते थे उन गाँवों में 10 वोट मुझे 2019 में नहीं मिला। हाँ, एक गांव की प्रशंसा करूंगा, विक्रम जोत के कल्याणपुर का तटबंध विहीन 8 किलोमीटर के क्षेत्र में दर्जनों गांव में घाघरा का वो आतंक बाढ़ का मचता था कि लोगों का जीना खाना दूभर हो जाता था, और मैंने वहाँ आंदोलन करके विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाई और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने उस बांध को बनाया, वो गांव सुरक्षित हुए, एक ऐतिहासिक काम हुआ। तो कल्याणपुर के लोगों ने मुझे 2/3 बहुमत से 2019 में जिताने का काम किया था। ऐसी जनता का मैं ऋणी हूँ और ऐसी ही जनता का कर्ज उतारने के लिए पूरे जनपद में कहीं कोई समस्या होगी
तो मैं संघर्ष करूंगा, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाऊंगा, सरकार से उन्हें न्याय दिलाऊंगा। चलिए, ये तो आपके पर्सनल क्वेश्चंस थे। मैं अब आऊँगा थोड़ा राजनीति पे। राजनीतिक क्वेश्चन ये है कि बस्ती ज़िले का जो राजनीति इस समय है, बड़ा गर्मी गर्मा का माहौल है इंडिया और एनडीए को लेकर के, लेकिन बीच में खेला कर रही है बहुजन समाज पार्टी। और ये बहुजन समाज पार्टी बस्ती जिले का नहीं, पूरे प्रदेश में खेला करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा असमंजस की राजनीति चल रही है इस समय। हम लोग बहुत छोटे से थे और आप भी छोटे रहे होंगे, तो जब घर वाले जगाते थे पढ़ने के लिए तो क्या कहते थे, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। 5 साल बसपा सोई है, क्या पाएगी, क्या पाएगी? किसी का खेल वो लोग नहीं बिगाड़ रहे हैं, अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। पूर्वांचल का कोई एक प्रत्याशी आप बता दीजिए जो बसपा में 5 साल कैडर का काम किया हो और टिकट पाया हो। बसपा क्या खेल बिगाड़ रही? बसपा तो उम्मीदवार खोज रही है, कोई मिल जाए उसको लड़ा दे। बसपा कुछ नहीं कर रही है। अब रह गई बात पीडीए की, तो पीडीए का जो प्रमुख घटक दल है समाजवादी पार्टी और जिसके प्रत्याशी हैं रामप्रसाद चौधरी जी, उस सपा बसपा के ही शासनकाल में, चूंकि अटल जी के ज़माने में स्वर्णिम चतुर्भुज इशू हुआ था और ये 4 लेन बना और टोल प्लाजा बना और तमाम चौराहे अंडरपास विहीन रहे, उन पे आवाज़ उठा। एक को अंडरपास पीडीएम बैठे दलों ने बनवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर मैंने आवाज़ बुलंद की तो फुटहिया में अंडरपास बना, छावनी लगभग बन चुका है। और मुरादीपुर, महू घाट, आपके जो अब भारत नगर, तेनुआ, कप्तानगंज सहित दर्जनों अंडरपास बनवाने का लिखित आश्वासन हो गया है और उसको बनवा करके छोड़ेंगे। पीडीए ने किसी मुद्दे पर कोई संघर्ष ही नहीं किया, चुनाव लड़ने आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पीडीए जातिगत आधार पे अपनी गणना कर रही है, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी, गांव नहीं, कोई घर नहीं बचा है जहां इसका वोट नहीं है। तो पीडीए कुछ नहीं कर पाएगी। और जनता 2 चीज़ें, जैसे मैं राम के नाम पे आया हूं, जनता 2 चीज़ों पर बहुत जोर से विचार कर रही है। ऐसा नहीं 10 साल से सत्ता में रहने के बाद वो भाजपा प्रत्याशी से कहीं ना खुश ना हो, लेकिन वो सोच रही है कि जब बिना सत्ता पाए डीजे बजने पर आप हत्या कर रहे हैं, बस्ती में याद है आपको ना, तो सत्ता पा करके आप क्या करेंगे, गुंडा राज और जंगल राज स्थापित करेंगे। जनता उससे बड़ी मेहनत से मुश्किल पाई है, अब उस गुंडा राज जंगल राज के तरफ वो नहीं बढ़ेगी। दूसरा वो क्या विचार कर रही है, गन्ना बैंक पेमेंट, केसीसी, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र जैसे अनेक ऐतिहासिक काम करने वाले कल्याण सिंह के सरकार में बच्चों का रिजल्ट भले कमाया था, लेकिन नकल अध्यादेश जारी होने के बाद सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई बहुत ढंग से होने लगी थी। लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद अगर कल्याण सिंह की सरकार नहीं लौटी, जनता सोच रही है अगर आज राम मंदिर बनने के बाद मोदी सरकार नहीं लौटेगी तो हिंदुत्व पे कोई काम करेगा क्या? जनता इन विषयों पर गंभीर चिंतन कर रही है और धीरे धीरे सारे आक्रोश समाप्त हो रहे हैं। और बस्ती में तो जनता को अब ये विश्वास है कि भाजपा को वोट दो, सुदामा आ गए हैं जो विपक्ष में रह के हमारी समस्या समाधान कराए हैं, अब वो सत्ता में आए हैं तो समस्या रहने ही नहीं पाएगी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के हरीश हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। हमारा सवाल ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं दयाशंकर मिश्रा जी। दयाशंकर मिश्रा पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं जी। और मौजूदा बसपा ज्वाइन करके वो प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र बस्ती के जी। वो कहाँ तक, चूँकि उनके लोगों में जैसे तमाम चीज़ें ऐसी बातें जो चल रही हैं, हम भी चुनावी जो चर्चा कर रहे हैं बीच में जहाँ भी सर्वे हमने किया वहाँ पे चर्चा ये भी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान कर रहे हैं वो दयाशंकर मिश्रा ही कर रहे हैं, बाकी और पीडीए मजबूत हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, दयाशंकर मिश्रा जी हमारे बहुत सम्मानित, बहुत करीबी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जो भाजपा में रहा है वो हर कोई अच्छा है। जो एक दिन भाई साहब राष्ट्रवाद में जिया है ना, वो यहाँ महाभारत नहीं होने देगा। कहीं न कहीं उन्हें भी मेरे तरीके से अपनी उपेक्षा महसूस हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वो बागी हुए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने चरित्र का वो लाभ पाएंगे।
अपने गुणों का लाभ पाएंगे। बसपा के कारण कोई वोट नहीं मिलना, जो वोट होगा उनका अपना निजी वोट होगा और वो किसी एक दल का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो समाज के हर वर्ग का वोट लोग आरोप यही लगाते हैं कि अगर नुकसान दया शंकर मिश्रा अगर नुकसान कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही कर रहे हैं। आरोप लोग इसलिए लगाते हैं, चंद्रमणि पांडे कहा जाता आप भाजपा विरोधी थे, आप योगी विरोधी थे, आप मोदी विरोधी थे। मैंने एक दिन कहा एक बंधु से, हमने कहा एक वीडियो एक बयान बता दीजिए जिसमें मैंने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा हो, जिसमें कहीं मैंने मुर्दाबाद का नारा लगाया हो। हाँ, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को शर्म करने की बात हमने कही है, चूँकि वो मुद्दे आपको देखने चाहिए, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान दिया भी गया है। तो दया शंकर जी कहीं न कहीं उपेक्षित हुए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपने चरित्र बल पर, जिस तरीके से बसपा का कोई वजूद नहीं है, वो ठीक ठाक वोट पाएंगे, लेकिन चुनाव हरीश जी जीतेंगे। और आने वाले दिनों में दया शंकर जी जैसे लोगों का पार्टी सम्मान करेगी, मेरे तरीके से जाकर के अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसको अपना भूल मानेगी। क्यों नहीं, ऐसे राष्ट्रवादी लोग फिर एक पटल पर इकट्ठा होंगे। ये आप श्योर हैं इस पे? आप ये बताइए, मैं बागी होकर के आरएलडी में गया। आरएलडी जब 2017 के पहले बीजेपी के साथ रहती थी, कैराना आपको याद होगा, कैराना की घटना, जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आरएलडी हमारे साथ थी। जब मैं बीजेपी से नाराज हुआ उसी समय आरएलडी नाराज हुई। आरएलडी में मैं गया, आज आरएलडी कहाँ है? आरएलडी आज भाजपा में है। यहीं हरैया नगर पंचायत में आप बैठे हैं, यहीं के 3 बार के जो है नगर पंचायत अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता रज्जू, वो बसपा से चुनाव लड़े। व्यक्तिगत कारणों से मैंने उनका सपोर्ट भी किया। आज वो कहाँ है? भाजपा में है। हर व्यक्ति नाराज़गी बस वो कहीं जाए, लेकिन वो भाजपा के कुछ लोगों से नाराज होता है। भाजपा के जो चाल चरित्र हैं, जो उसके वसूल हैं, उससे वो कभी नाराज नहीं होता। कोई राष्ट्रवाद हिंदूवाद से नाराज नहीं होता। और निश्चित तौर पर जब उसका सम्मान बढ़ेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर व्यक्ति वापस आएगा। हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। आपने हिंदू की बात की, आज की मैं घटना बता रहा हूँ कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे वहाँ से जबलपुर से, जबलपुर या बहुत इज्जत, ये मुझे अभी देखा था, वो अपना पर्चा नामांकन वापस लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। उनका एक वीडियो क्लिप कैलाश विजय वर्गीय के साथ, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनके साथ वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो भ्रष्टाचार का भी आरोप उनके ऊपर बहुत तगड़ा लगा है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसको लेकर के विपक्ष भी काफ़ी प्यार करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन भ्रष्टाचारी सारे जो भ्रष्टाचारी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, या फिर अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो उनको जबरदस्ती जेल में कर दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? पहले एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं, कहीं आपको मैं तो नहीं भ्रष्टाचारी दिख रहा हूं? नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं किया हूं। तो हम जैसे लोग भी पार्टी में आए हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। भ्रष्टाचारियों को लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब हम उस धर्म की बात देखेंगे तो वाल्मीकि जी शुरू में क्या थे और संतों के संगत में आने पर क्या हुए। भ्रष्टाचारी हो सकता है भाजपा में आकर के अच्छा हो जाए, भ्रष्टाचारी हो सकता है भाजपा में आके अच्छा हो जाए। चलिए, आपने बड़ा जज घुमा दिया इसको, लेकिन वाकई में ये जो सवाल है, ये कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती तो है कि हाँ भ्रष्टाचार, लेकिन विपक्ष यही आरोप हमेशा बार बार लगाता है कि मोदी नाम का एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जाते हैं भ्रष्टाचारी, धुल उठते हैं। अच्छा, ये बताए, विपक्ष केवल आरोप ही लगाता है और कुछ करता है? उस अंडरपास का मुद्दा विपक्ष नहीं उठा सकता था, अमहट का मुद्दा विपक्ष नहीं उठा सकता था, इलाहाबाद बैंक में डूबे पैसे का मुद्दा विपक्ष नहीं उठा सकता था, गौशाला में जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार व्याप्त है, चारा दाना नहीं है, उसका मुद्दा विपक्ष नहीं उठा सकता था। विपक्ष को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी घेर करके सत्ता लेना आता है। जनता के मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं कहीं स्कूल में, अस्पताल में, तहसील में जा करके वहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम विपक्ष करता है? विपक्ष एक काम जरूर करता था कि मैं जिन मुद्दों पर सवाल करता था, जिन मुद्दों को लड़ता था, उन्हीं के नाम पे वो किसी और को लड़ा करके चुनाव जीत लेते थे। आप पता कीजिए 2017 से और 2022 तक बस्ती में विपक्ष ने कितना संघर्ष किया है।
लेकिन 4 सीट विपक्षी जीते। क्यों? जो जनहित के मुद्दे थे उनको मैंने उठाया, समाधान किया, इन्होंने दिखाया कि ये भाजपा की कमी है, और जनता ने ये नहीं ध्यान दिया कि भाजपा की कहाँ कमी है। सुदामा ने आवाज़ उठाया, सत्ता पक्ष ने समाधान किया, वोट सुदामा या सत्ता को मिलना चाहिए था, इन लोगों को कैसे मिलना चाहिए भाई वोट? विपक्ष पूर्णतया शून्य है, उसके पास सिर्फ आरोप लगाने के कुछ नहीं है। वही एक कहावत, नाच नावे आंगन टेढ़ा। एक आरोप और भी लगाता है विपक्ष, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के। जी। बेरोजगारी महंगाई सरकार में इतना चरम पे है कि जनता इससे त्रस्त है। जनता की जेब को काटने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। इसमें क्या कहेंगे आप? एक छोटा सा सवाल, मुझ जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति जनहित में अच्छे होंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। 7 साल विपक्ष को दिखा कि ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जाए। और आ गई महंगाई की बात, मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री कहते थे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दूं तो महंगाई दूर हो जाए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनर्गल बातें नहीं करती हैं, वो भ्रष्टाचार पे लगाम का कोशिश करती है। और निश्चित तौर पर जब हम जैसे अच्छे लोग आएंगे तो और अच्छा काम होगा, और अच्छा काम होगा, महंगाई घटेगी, बेरोजगारी कम होगी, ये मान के चलिए। 2024 का चुनाव, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने के बाद बेरोजगारी को लेकर के कुछ होगा कि ऐसे ही चलेगा? हमें लगता है कि मोदी जी भी देख रहे हैं कि पुरानी पेंशन, बेरोजगारी, ये कुछ बड़े मुद्दे हैं, वो भी देख रहे हैं। इन्हीं पे विपक्ष घेर पा रहा। हालांकि विपक्ष ये नहीं बता पा रहा कि वो आएगा तो बेरोजगारी दूर कैसे करेगा। कोई फार्मूला है उनके पास? फार्मूला बताने का काम करें। वो अपना बिहार दिखाते हैं। बिहार जैसे बस्ती जनपद में बाढ़ प्रभावित गांवों को सुरक्षित करने के लिए कटरिया में बांध का कटान लगता था, उसे दूर करने के लिए मैंने कहा था कि मानवर जो बीच में रेत का मैदान है इसकी ड्रेजिंग की जाए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई फार्मूला विपक्ष ने बताया जो सत्ता ने नहीं माना? कोई इनके पास है महंगाई और बेरोजगारी दूर करने का फार्मूला? ये सिर्फ जनता के उस दुखती नब्ज पर ध्यान दे करके कह रहे हैं मैं आऊँगा तो 200 में सिलेंडर बांट दूंगा, 5 करोड़ रोजगार दे दूंगा। केवल ख्याली पुलाव बना रहे हैं। जब सत्तम थे तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर दिए थे? तब आप गैस दाम लेकर के नहीं दे पाए, थाने पे लाइन लगता था और लाठी चलता था। आज आप कह रहे हो कि हम 200 में बांट देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। जनता इनके झांसे मारने वाली नहीं है। जनता देख रही है कि मोदी ने किसी को राशन देने को वादा नहीं किया था, लेकिन राशन दिया। आज तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे चाहे धनाभाव में या उपेक्षक चलते, उनके तंबाकू और सुपारी तक की व्यवस्था नहीं करते, लेकिन मोदी जी उनको 6,000 दे रहे हैं, वो खुश हैं। मोदी जी राशन दे रहे हैं, वो खुश हैं। तमाम ऐसे घर हैं भाई साहब, घर थे जो ठीक से छप्पर नहीं छापाते थे। फोटो आप लोगों के पास होगा, जो ये पुलिया में लगने वाला ह्यूमन पाइप होता था उसमें लोग बरसात में रहते थे। ऐसे कितने लोगों का घर मोदी जी ने बनवा दिया है, कितने लोगों को आवास बनवा दिया है। जनता सब समझ रही है। एक तरफा वोट पड़ने जा रहा है, एक तरफा वोट, और निश्चित तौर पर 400 पार होगा, मोदी जी की सरकार बनेगी। 400 पार पे हम अभी इसके बाद आएंगे। हम उससे पहले एक क्वेश्चन हम करेंगे कि आपने राशन की बात की, फ्री राशन की। अखिलेश यादव का शुक्रवार का एक बयान है, वो कहते हैं कि मैं सत्ता में जब आऊँगा तो मैं डाटा और आटा फ्री करूँगा, क्योंकि जो मोदी सरकार का राशन है वो बहुत महा घटिया राशन है। मैं उस पौष्टिक आहार के रूप में आटा दूंगा और युवाओं में डाटा फ्री करूँगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने ऑलरेडी ये कहा कि ये लोग जानते हैं कि युवा चाहते क्या हैं, जनता परेशान किससे है। उसी पे ये लोग केवल बोलते हैं जब आपकी सरकार थी तो आपने फ्री क्यों नहीं कर दिया, तब आपने पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी। आज केवल अपने मुद्दे में लाते हो कि हम ऐसा करेंगे, ये कहते हैं और मोदी जी करते हैं। तो जनता देख रही है कि केवल कहने पर नहीं जाना है, जो कर रहा है उसके तरफ जाना। और एक उदाहरण, और आपने डाटा की बात कही ना, तो इनके गठबंधन में केजरीवाल जी हैं, वो भी डाटा फ्री कर रहे थे। फ्री हुआ क्या? ऐसे ये भी फ्री करेंगे, ऐसे फ्री करेंगे। अच्छा, फ्री वाला जो ये नारा चलता है, क्या फ्री देना सब कुछ सही है? कहाँ नहीं, फ्री देना सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, लोग गरीबों की बात करते हैं और मोदी जी ने गरीबों की चिंता की। अब ये लोगों की नैतिकता का विषय है कि अगर आपके पास अनाज की कमी नहीं है तो आपको फ्री में लाइन लगा 5 किलो राशन नहीं लेना चाहिए।
अब सरकार आपकी नैतिकता जगाएगी क्या? आप राष्ट्रवाद धर्मवाद के अगर पोषक हो, आप चाहते हो महंगाई ना बढ़े, क्योंकि ये 5 किलो जो राशन आप लेते हो उस पे सरकार पे वित्तीय भार बढ़ता है, तो ये जनता का काम है कि अगर आपके पास ईश्वर ने दिया है सब कुछ तो आप नाहक भिखारी बन करके वहाँ ना खड़े हों। लेकिन वो तो गरीबों को जान करके कि कोई अनाज के बिना, भोजन के बिना मरने न पाए, इसलिए वो दे रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 में एक सबसे जो इस समय एक मुद्दा बना रह गया कि कांग्रेस ने कहा, कई घोषणा पत्र में एक आया, उसमें कहते हैं कि हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो मैं विरासत टैक्स लाऊंगा। वो क्या लाएंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं राम भक्त हूँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा राम मंदिर के लिए चाहे जैसे काम हुआ तो कांग्रेस सरकार में हुआ था। हर की पैड़ी बना, नया घाट बना, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, ताला खुला, अंदर मूर्ति रखी गई, राम चबूतरा बना। राहुल गांधी अकेले संघर्ष करें तो इनके बारे में कुछ विचार उचार जनता करे राम के नाम पे, हम जैसे रामवादी इनके बारे में भी शायद सोचते, लेकिन ये तो चले जाते हैं गोली चलाने वालों के साथ, रामचरितमानस पर गोली चलाने वालों के साथ। तो ऐसे लोगों को जनता वोट नहीं करेगी। राजनीतिज्ञ कहेंगे कि हम भगवान को नहीं मानते, जनता भगवान को मानती है, जनता भगवान को मानती है, जनता वेद पुराण को मानती है, सब कुछ मानती है। आप बताइए कि आज भी गांव में किसी बिरादरी के यहाँ शादी विवाह होता है, कुएं का विवाह होता है कि नहीं, कुएं की पूजा होती है कि नहीं, काली जी की पूजा होती है कि नहीं, डी बाबा का पूजा होती है कि नहीं। ये राजनीतिक दल ना धर्म पे भी प्रहार करके लोगों को जात में बांट करके और सत्ता सिर्फ खोजते हैं, ये विष बमन का काम करते हैं। ऐसे लोगों को दरकिनार कर देना है, फेल कर देना है। आना है तो आप सामाजिक मुद्दों पर आइए और उस पर लड़िए। लेकिन देखिए, आपने कहा कि ये विष घोलते हैं समाज में, हिंदू मुस्लिम करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप हमेशा लगाता है, भारतीय जनता पार्टी पे ही लगाता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम केवल करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और हम लोग तो सबका बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है कि उसने बहुत सारे काम करके दिखाए? अभी दूसरे चरण का चुनाव हुआ था, उससे पहले प्रधानमंत्री का भी बयान था कि मुस्लिमों के लिए जो भी कार्य कर रही है कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाई साहब, हिंदू मुस्लिम होने का हुआ है। भाई साहब, मैंने कहा लोगों के अंदर नैतिकता हो और उनके पास अगर अनाज हो तो उन्हें लाइन में नहीं लगना चाहिए। वही मुस्लिम भी अपनी नैतिकता तय करेंगे। क्या मोदी जी का आवास उन्हें नहीं मिला है क्या? मोदी जी का राशन उन्हें नहीं मिला है क्या? मोदी जी का वैक्सीन उन्हें नहीं मिला है क्या? मोदी जी का सम्मान निधि उन्हें नहीं मिला है क्या? वो भी वोट करेंगे। और हिंदू तो राम मंदिर के नाम पे वोट करेंगे ही, क्योंकि अभी राम आए हैं, आगे श्याम आएंगे, बाबा भोलेनाथ आएंगे, सब आएंगे, देश सजेगा, विश्व यहाँ पर दर्शन करेगा, भारत में आके साष्टांग करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। चलिए, एक क्वेश्चन हम और करेंगे और अंतिम क्वेश्चन करेंगे। आपने कहा 400 पार भारतीय जनता पार्टी आ रही है, उसको लेकर के 400 पार, चूँकि विपक्ष बार बार यही कहता है कि हम 400 पार आने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हो सकता है इस बार विपक्ष ने ईवीएम हैक कर लिया हो। भाजपा पर आरोप लगाने वाला विपक्ष जो कहता है ईवीएम हैक है, वो किस दावे के साथ कह रहा है कि हम 400 पार होने से रोक देंगे? क्योंकि भारतीय जनता, देखिए, एनडीए जो लड़ रहा है केवल मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, सब अपने आप में बड़े बड़े नेता हैं वो। अच्छा, यानी भारतीय जनता पार्टी में अनुप्रिया पटेल नेता नहीं है? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल को आप नेता नहीं मानते हैं? अब उनका कोई नाम सामने नहीं करते लोग ना। किसका नाम नहीं करते? अनुप्रिया पटेल जी का। कौन कहता है अनुप्रिया पटेल? अब यही होता है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, अपना दल के लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। कौन कहता है अनुप्रिया पटेल जी का नाम नहीं होता है? ये कहिए कि विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि अनुप्रिया पटेल जी का सम्मान नहीं होता क्योंकि उनको जात के आधार पर वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी में सबका नाम होता है, सबका सम्मान होता है और सबके लिए काम होता है, सब वोट करेंगे। जनता ही विपक्ष को लोड नहीं ले रही है। आप बताइए कितने गांव में विपक्ष का
जो है चौपाल लग रहा है। हमारे पास 50 फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ सांसद जी का चौपाल लगवा दीजिए, हमारे यहाँ विधायक जी का चौपाल लगा दीजिए। अब वो लोगों से कह रहे हैं भैया कहीं चौपाल का व्यवस्था कराओ, इसके बाद वो 400 पार होने से रोकेंगे। अरे खुद 100 पार होने का सपना वो देख रहे हैं, किसी तरीके से 100 पार हो जाए। हमें तो लगता है जनता 40 पे न समेट दे। वास्तव में कह रहा हूँ भाई साहब, जनता 40 पे न समेट दे तो ताजुब नहीं। 100 पार का वो सपना देखें, दूसरे के बारे में न सोचें। 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है। इसको लेकर के विपक्ष अपना ये लगा रहा है कि हम इस बार हम यह जो जितना 16 सीटों पे जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में 53% 54% के आसपास वोटिंग हुई है। कम परसेंटेज वोटिंग का वो विपक्ष कहता है कि हम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ है। विपक्ष कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं में, अपने पदाधिकारियों में, अपने वोटरों में विश्वास जगाने के लिए ऐसे ख्याली पुलाव पकाने का काम कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग परसेंटेज का कारण क्या? आप उसका एक उदाहरण देख लीजिए। बस्ती में विपक्ष कहता है कि 2019 में 30,000 से राम प्रसाद जी हारे थे, इसलिए 24 में वो जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे भैया? तब बसपा का गठबंधन था, बसपा निकल गया। फिर वही विपक्ष कहता है कि बसपा का बेस वोट और तमाम वोट दया शंकर जी ले लेंगे। तो बसपा का जब बेस वोट निकलेगा तो 1-1.5 लाख वोट राम प्रसाद जी का कम होगा कि बढ़ेगा? कहाँ से वो जीत रहे हैं? ऐसे ये पूरे देश में जीत रहे हैं। ये खोखले हो रहे हैं, ये केवल जनता में विश्वास दिखा रहे हैं कि भाजपा के प्रति आक्रोश है, भाजपा नहीं जीतेंगे, सब हम ही जीत के आ रहे हैं। अरे इनके हर प्रदेश में दायम खाते खुल जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ी देर पहले आपने अभी अनुप्रिया पटेल का नाम लिया। अनुप्रिया पटेल का बस्ती ज़िले में, चूँकि देखिए यहाँ के प्रत्याशी हैं राम प्रसाद चौधरी जी, जातीय समीकरण बड़ा जोरों पे काम कर रहा है। क्या अनुप्रिया पटेल जी का कुछ फैक्टर बस्ती ज़िले में कार्य कर पाएगा? आप ये बताइए, बार बार पढ़े लिखे की बात होती है, बेरोजगारों की बात होती है, महंगाई की बात होती है। एक आम जनता इस पे चिंतन थोड़े कर पाती है। चिंतन पढ़े लिखे करते हैं, और पढ़े लिखे ही बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे जाति में फंसेंगे क्या? जब पढ़े लिखे को बेरोजगार चाहिए, पढ़े लिखे को विकास चाहिए, पढ़े लिखे को शिक्षा चाहिए, पढ़े लिखे को चिकित्सा चाहिए, तो पढ़ा लिखा जाति में क्यों बटेगा? पढ़ा लिखा भी देखेगा कि कौन केवल वादा कर रहा है, कौन इरादा भी दिखा रहा है, उसी तरफ वोट होगा। जातीय फैक्टर इनका फेल होगा। और एक नाम हमने लिया, अनेकों नाम है भाजपा में। यही यूपी में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं, नेताओं की कमी यहाँ नहीं है। जयंत चौधरी जी आ ही गए हैं, और जिनके बाबा जी को इस देश की जनता जानती है, प्रदेश की नहीं, कि कोई किसान नेता था, कोई किसानों के लिए काम किया। तो कल्याण सिंह के अलावा ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। 6 रुपया 24 पैसा प्रति क्विंटल बिकने वाले गन्ने का कीमत अपने मुख्यमंत्री रहते यूपी में चौधरी चरण सिंह जी ने 12 रुपया 74 पैसा कर दिया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया था, गाँव के विकास के लिए 50% धन आवंटित कर दिया था। ऐसा किसानों नौजवानों के लिए लड़ने वाला प्रधानमंत्री परिवार का दल भी आज हमारे साथ है। विपक्ष कहीं टिक पाएगा? विपक्ष शून्य है। अंतिम क्वेश्चन आपके ही ऊपर करेंगे कि चंद्रमणि पांडे बस्ती के लिए जो आवाज़ उठाते थे, चाहे वो फ्लाईओवर की बात रही हो, चाहे बाढ़ क्षेत्रों में कटान का मामला रहा हो, गरीबों की आवाज़ उठाने का, चाहे डीएम ऑफिस हो या हरैया तहसील की बात हो, जगह जगह पे तमाम चीज़ें हमेशा उठाने की, वो आप करेंगे? अभी रहेगा कि नहीं रहेगा? जनता ने हमें भले नहीं उठाया, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए मैं कृत संकल्पित था, कृत संकल्पित हूँ, कृत संकल्पित रहूँगा। और अगर मेरे कहने से, मेरे फ़ोन से, मेरे चिट्ठी से प्रशासन काम कर देगा तो धरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, धरना भी दिया जाएगा भाई साहब, स्टाम्प पे लिख के दे दूँ, मैं जनता का था, हूँ और रहूँगा। राम का भी था, हूँ और रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदामा जी आपको हमसे बात करने के लिए, और आगे भी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।